हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम नया लेक्चर लेके आए हैं और आज का हमारा लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर होगा। बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन का डिस्कशन हमारा लास्ट क्लास में था और कुछ बातें हमारी अधूरी थी हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड, तो आज वो बातें हम आपके साथ पूरी करते हैं। ध्यान से देखो यहाँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी क्या थी। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है, मतलब वहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है। ठीक है, हमने देखा था कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पहचानने के लिए आपको देखना होता है कि sp2 कार्बन हो और उस sp2 कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पर sp3 कार्बन होना चाहिए और उस sp3 कार्बन पर बेटा जी आपके हाइड्रोजन एटम होने बहुत जरूरी हैं। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल है तो उस कंपाउंड के अंदर 101% हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाए थे, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की थी। ये सारी चीजें हमने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन का डिस्कशन करूंगा। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बातें करूंगा। ध्यान से देखो यहां पे टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तक बेटा जी हमने रेजोनेंस पढ़ा, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों में हमने देखा था कि वहां पर भी उनके टाइप्स होते थे। अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस में प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर का मतलब कि जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड कराए उसको हम प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट कहते थे। और माइनस आर और माइनस एम की कहानी थी कि पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन के थ्रू किसी के इलेक्ट्रॉन खींचना, उसको हम माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट कहते थे। इसी तरीके से रेजोनेंस का सिलसिला जब चला था तो रेजोनेंस में भी इंडक्टिव इफेक्ट में भी हमारा प्लस आई और माइनस आई की कहानी थी। प्लस आई में बेटा जी हमने देखा था कि अगर कोई एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करा दे थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट तो बेटा जी उसे हम कहते थे प्लस आई इफेक्ट। और अगर कोई एटम किसी के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे तो उसको हम कहते थे माइनस आई इफेक्ट। इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के भी बेटा जी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा पास प्लस एच इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा माइनस एच इफेक्ट जिसके बारे में लोग कम जानते हैं क्योंकि इसका जिक्र हम करते ही नहीं है। इस माइनस एच इफेक्ट को बेटा जी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसको हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। ध्यान से देखते रहो। अब सर ये प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, माइनस एच इफेक्ट या फिर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से देखो यहां पे कि बेटा जी अगर मैं इस प्लस एच इफेक्ट की बात करूं तो अब हमने कहानी देखी थी कि सर अगर कोई sp3 कार्बन हो उसके एडजेसेंट sp2 कार्बन हो और जो आपके पास sp3 कार्बन है उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन्स हो, बिकॉज ये sp2 इसके एडजेसेंट अल्फा पोजीशन, इस अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा जी उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को प्रोवाइड करा देते हैं। मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना किसी को और दूसरों को इलेक्ट्रॉनिकली रिच करना या उसकी डेफिशिएंसी को दूर करना, इसी को हम प्लस एच इफेक्ट कहते हैं। सर माइनस एच की कहानी क्या होती है, माइनस एच कैसे हो सकता है? तो बेटा जी माइनस एच के एग्जांपल्स बहुत रेयर होते हैं। बहुत रेयर केसेस में आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको वो रेयर चीज भी यहां पर दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस एच इफेक्ट की बात करूं तो माइनस एच इफेक्ट की कहानी क्या होती है बेटा जी कि कार्बन, यहां पर आपका फ्लोरीन, यहां पर आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो आप जानते हो कि सर यहां पर फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन और यहां पर भी आपके पास फ्लोरीन है। इसे पहचानो, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ध्यान से देखो, अब ये जो आपका sp3 कार्बन है, अगर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन होगी तो sp3 कार्बन एटम पर बेटा जी कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होगा। यहां पर कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होगा, मतलब कि कोई हैलोजन की कहानी, बिकॉज हैलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं।
ठीक है, फ्लोरीन के साथ भी बन जाती है कहानी, क्लोरीन के केस में भी हो जाती है, कुछ कुछ ब्रोमीन के केस में भी हो जाती है। अब होता कैसे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कि अब बेटा जी यहां तक की कहानी ये थी कि हाइड्रोजन तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था, लेकिन फ्लोरीन की आदत नहीं है इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की, उसकी आदत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो वो बेटा जी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहां से? ये पाई बॉन्ड जो से दिखाई दे जाएगा, वो कहेगा कि इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप इधर डीलोकेलाइज करो, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इधर डीलोकेलाइज हो जाएगी, कार्बन के बेटा जी 5 बॉन्ड बनेंगे, और कार्बन 5 बॉन्ड बियर नहीं कर सकता। उस केस में ये जो आपका फ्लोरीन होगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, और आपके पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बनेगा वो ध्यान से देखो कि कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और बेटा जी आपका यहां F नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर आपका डबल बॉन्ड CH, यहां पर आपका बॉन्ड और बेटा जी CH2 पॉजिटिव, बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन गए और जहां पर ये टेल होती है बेटा जी उस तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये कहानी थी हमारे पास रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के एग्जांपल्स बहुत रेयर होते हैं, जनरली यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के केस में आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। बाकी आपको कहीं बहुत ही रेयर ही कुछ और एग्जांपल्स होंगे जहां पे ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। हमारा मेनली फोकस जो रहता है वो प्लस एच इफेक्ट पे रहता है। तो प्लस एच इफेक्ट की जितनी कहानी थी कि कैसे होता है रेजोनेंस, कैसे होता है सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस, कैसे होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स, कैसे हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, सारी चीजें मैंने सिखा दी। तो फिलहाल ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन थे ये भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें सीखना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन सीख लिया, लेकिन उस हाइपर कॉन्जुगेशन को बेटा जी अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें अभी बाकी हैं। अभी तो सिर्फ हमने ये सीखा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, कहां जरूरत पड़ेगी उस हाइपर कॉन्जुगेशन की, और क्या जरूरत पड़ेगी वो अब हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस भी बहुत सारा डेटा आपको देके जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको सिखा के जाएंगे। ध्यान से देखो, अगर हम इस हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आप यहां सीखोगे बेटा जी, आप सीखोगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सर जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं हमारे पास, उन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी का डिस्कशन भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इन सब की स्टेबिलिटी का जजमेंट हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं, और हम अटैकिंग रिएजेंट की बिहेवियर भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट आपका कहां पर अटैक करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की कहानी आप बता सकते हो कि किसी सबस्ट्रेट के अंदर कहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा और कहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, ये तो हम देखेंगे। और इसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं बेटा जी, कि यहां पर आप बहुत सारा डेटा एल्कीन के लिए दे सकते हो। जो हमारे पास एल्कीन्स होंगी, मतलब ऐसा कोई सबस्ट्रेट जिसके पास डबल बॉन्ड है, उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा आप दे सकते हो हमें विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सर क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं वो देखो कि एल्कीन में सबसे पहले मैं एल्कीन की बेटा जी स्टेबिलिटी भी बता सकता हूं कि कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी, कौन सी एल्कीन स्टेबल नहीं होगी। दूसरी चीज सर, एल्कीन अगर होगा तो वहां पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा, और डबल बॉन्ड में मैं आपको एल्कीन की बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन बता सकता हूं कि सर कौन सी एल्कीन में डबल बॉन्ड ज्यादा लेंथ का है और कौन सी एल्कीन में जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ कम है। तीसरी चीज बेटा जी हम डिस्कस कर सकते हैं इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज आप जानते हो कि अगर बॉन्ड लेंथ का आपको आइडिया लग जाए तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हो, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद जब हमें स्टेबिलिटी पता चल गई, हमें बॉन्ड लेंथ का आइडिया लग गया, हमें बॉन्ड ऑर्डर का आइडिया लग गया, इसके बाद बेटा जी मैं आपको एल्कीन का हीट ऑफ कंबशन बता सकता हूं, हीट ऑफ कंबशन बता सकता हूं कि एक एल्कीन में
आप जब कंबशन करोगे तो कितनी हीट रिलीज होगी, वो मैं आपको रिलेटिव हीट ऑफ कंबशन यहां पर एक्सप्लेन करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। इसके बाद एल्कीन के अंदर ही बेटा जी मैं आपको बताने वाला हूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके पास डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड वाले सबस्ट्रेट पर अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूं तो वहां पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी या वहां पर कितनी हीट रिलीज होगी, वो कंपैरेटिवली मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो वन बाय वन मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले मैं एल्कीन के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा, जितने भी ये पॉइंट्स लिखे मैंने, उसके बाद मैं आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को लेकर आऊंगा और हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट सीखेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करता हूं इसे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और जितनी भी हमने चीजें लिखी हैं ये एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, वो सारी चीजें मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। देखो इधर ध्यान से, अगर बेटा जी हम एल्कीन की बात करते हैं, ध्यान से देखो कि मैं सबसे पहले एल्कीन की बात करता हूं। तो एल्कीन के अंदर मैंने बताया कि सर सबसे पहले हम स्टेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी एल्कीन स्टेबल है, कौन सी एल्कीन स्टेबल नहीं है। तो बेटा जी एल्कीन की स्टेबिलिटी भी आप बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन पे। तो सर जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे एल्कीन उतनी स्टेबल होगी। तो कहने का मतलब कि जो एल्कीन की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है अल्फा हाइड्रोजन पे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सर एग्जांपल दिखाओ। देखो इधर यहां पे मैंने एग्जांपल लिया CH3 और यहां पर भी बेटा जी CH3। दूसरा एग्जांपल लिया कार्बन डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन CH3 और यहां पर भी मेरा हाइड्रोजन। यहां पे दूसरा एग्जांपल है C डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन। लास्ट एग्जांपल हम लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड C और बेटा जी यहां पर आपका CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये चार एग्जांपल्स हैं, A, ऑप्शन B, C एंड D। मुझे क्या करना है, इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद मुझे एक ऑर्डर अरेंज करना है इनकी स्टेबिलिटी का। अब मैंने ये क्लियर कर दिया कि सर एल्कीन की स्टेबिलिटी आप ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओगे, जिसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है। अब यहां ध्यान से देखो कि पहले मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करता हूं। तो मैंने बताया था कि कभी भी डबल बॉन्ड के थ्रू आप अगर अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे तो देखो यहां एक बॉक्स बनाओ और ये आपका sp2, ये भी आपका sp2, इसके एडजेसेंट अल्फा, इसके एडजेसेंट अल्फा, इसके एडजेसेंट कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बन। और अल्फा पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बेटा जी 3, 6, 9, 12। तो आपको पता चल गया कि ये वाली जो एल्कीन है इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 12 है। अब इसे देखते हैं ध्यान से कि अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा जी एल्कीन का बॉक्स बनाओ और इस कार्बन, ये आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है और इस sp2 के एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। इसके एडजेसेंट पर बेटा जी कार्बन ही नहीं है, बिकॉज ये हाइड्रोजन तो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन से नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहां पे देखो, यहां पर भी इस कार्बन के एडजेसेंट अल्फा कार्बन है, उस पर जो हाइड्रोजन होंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। और ये वाला हाइड्रोजन भी बेटा जी इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसके एडजेसेंट कार्बन से नहीं है, तो ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो 3, 3, 6, तो इसके पास बेटा जी 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखो ये वाले मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं, ये एल्कीन में देखूं तो सेम कहानी है कि सर ये sp2 इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है बेटा जी और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी 6 है। इसको अगर मैं देखूं तो ये आपके एल्कीन का बॉक्स, ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा नहीं है, ये भी अल्फा नहीं है, ये भी अल्फा नहीं है, तो इसके पास बेटा जी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो। अब मैं आपसे पूछूं कि अब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, तो आप कहोगे कि सर जिसके पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि सर ए सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बी और सी में दोनों में बराबर है, तो इसका हमें नहीं पता। डी सबसे कम होगा, सर ये तो क्लियर है कि डी सबसे कम है, लेकिन अभी बीच में दो चीजें रह गई हैं, एक तो आपका बी वाला है और एक आपका सी वाला है, बिकॉज इनके पास
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है। अब इनकी फाइट किसी और बात को लेके होगी। तो यहां पे ध्यान से देखो कि अगर कोई भी एल्कीन ऐसी है जहां पर क्या है कि ये जो बल्की ग्रुप्स हैं, ये जो आपके सेम बल्की ग्रुप्स हैं और वो एक ही साइड है, तो बेटा जी इस पोजीशन को कहते हैं सिस फॉर्म। इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, जब दो ग्रुप्स सेम साइड हो। और जब ये दो ग्रुप डिफरेंट साइड हो, मतलब एक दूसरे की एंटी साइड्स हो, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म कहा जाता है इसे। एक सिस फॉर्म होती है एल्कीन की आपके पास, और बेटा जी एक ट्रांसफॉर्म। अब सर सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में स्टेबल कौन होता है? मैं पहले बता देता हूं कि बेटा जी इनमें जो स्टेबल होता है वो हमारा ट्रांसफॉर्म होता है। आपका क्वेश्चन सर ऐसा क्यों है? यहां देखो कि बेटा जी ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है इसकी अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है इसकी अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और ये दोनों सेम पोजीशन पे है, इसलिए इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, और उस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये खुद को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रांस की फॉर्म में देखो, इसकी भले ही अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, इसकी भी भले ही अपनी कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे हैं, इस वजह से बेटा जी इनके बीच में कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं है। इसलिए ट्रांसफॉर्म हमेशा सिस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। तो सर ए सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और लास्ट में ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी। तो ये बात थी हमारे एल्कीन की स्टेबिलिटी की कहानी। तो अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी से कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर सकते हो कि सर जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, और अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ जाए फिर भी एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी हो तो एक बार चेक कर लेना कि वहां सिस और ट्रांस की कहानी तो नहीं है। अगर वो कहानी हो तो जनरली ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। जनरली 100% नहीं, कुछ केसेस होते हैं वो अलग की कहानी है, वहां में नहीं जाना। तो ये तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करता हूं इसे। अब दूसरी बात क्या थी बेटा जी? एक तो हमने स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग कर लिया, अब दूसरा मुद्दा हम छेड़ते हैं अपना एल्कीन को लेकर। वो दूसरा मुद्दा हमारा होगा बॉन्ड लेंथ की कहानी, कि सर बॉन्ड लेंथ हम कैसे बता सकते हैं कि किस एल्कीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किस एल्कीन की बॉन्ड लेंथ कम है। ध्यान से देखो, वही सेम क्वेश्चन ले लिया मैंने कि कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ की। और हाइपर कॉन्जुगेशन कोई भी कॉन्सेप्ट अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो उसमें बेटा जी उसके अल्फा हाइड्रोजन का 100% हाथ होगा। तो सारी कहानी यहां अल्फा हाइड्रोजन की है। यहां पे देखो ये CH3 और बेटा जी यहां पे CH3, यहां पर भी CH3, और देखो कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन, ये आपका CH3, यहां पर हाइड्रोजन। और एग्जांपल ले लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर आपने एक CH3 ले लिया और यहां पर आपका हाइड्रोजन। ध्यान से समझो इस बात को। अब इसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि सर ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, या फिर ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, या फिर ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इनमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा लंबा है, किस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है? अब हमें देखने में तो बेटा जी एक से लगेंगे। अगर आप यहां देखोगे तो आपको देखने में तीनों डबल बॉन्ड की लेंथ सेम लगेगी, लेकिन एग्जैक्ट इनकी लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती वो समझो। सर हम ये अभी पढ़ते हुए आए हैं कि अगर यहां पे जो हाइड्रोजन है, मैं एक बार खोल के दिखा देता हूं, ये मेरा sp2 कार्बन है और ये मेरा बेटा जी sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन पर जो हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अब होगा क्या कि सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन बन रही है, sp2 sp3 उस पे एडजेसेंट पे कार्बन, उस पे हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब सर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा कि ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा। ध्यान से समझो, अगर इस वाले हाइड्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दी तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे जो कि कार्बन बियर नहीं कर पाएगा, तो कार्बन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और बेटा जी कार्बन अपना वो बॉन्ड ब्रेक करेगा जो वीक होगा। अब इसके पास एक सिग्मा एक पाई, आप जानते हो कि पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बेटा जी आपका पाई बॉन्ड इधर डीलोकेलाइज हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये पाई बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा। तो कहानी हो क्या रही है कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है कि यहां पर जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझो,
पकड़ो मेरी बात को कि सर जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जैसे ही सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है तो आफ्टर द डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो यहां पे ये बॉन्ड जाएगा और जैसे ये जाएगा ये जो आपका डबल बॉन्ड था इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा तो बेटा जी इस एल्कीन पर सिंगल बॉन्ड करैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो सर इसके पास भी आएगा बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है, इसके पास भी ये कहानी होगी और अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है, इसके पास भी ये कहानी होगी। ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर बेटा जी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके ज्यादा होंगे। ध्यान से समझो इस बात को कि सर जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा बार यहां पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पे सिंगल बॉन्ड करैक्टर आएगा। यहां पर मानो ये 3 बार करेंगे, 3 बार ये करेंगे, 3 बार ये करेंगे, 3 बार ये करेंगे, मतलब कि यहां पर ये जो आपको एल्कीन दिखाई दे रही है इस एल्कीन पर सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा बार आएगा इसके कंपैरिजन में, बिकॉज यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 बार ही यहां पे सिग्मा बॉन्ड के डीलोकेलाइजेशन होगा और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां पे सिर्फ 3 बार, बिकॉज इसके पास 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है तो वो 3 बार सिग्मा बॉन्ड के डीलोकेलाइजेशन से इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो कहानी हो कह रही है कि अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब बेटा जी ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस शो कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो उसकी वजह से सिंगल बॉन्ड करैक्टर बढ़ता जा रहा है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर बेटा जी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आपके पास सिंगल बॉन्ड है, एक आपके पास डबल बॉन्ड है, अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? बिकॉज आप जानते हो कि सर पाई बॉन्ड ये पाई नहीं इस डबल का हो कि जो डबल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होता है किससे? सिग्मा बॉन्ड से। और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो ये ऑर्डर है बेटा जी मेरे पास किसका? बॉन्ड लेंथ का, कि सर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो अगर किसी में भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड करैक्टर आने से हो क्या रहा है कि बेटा जी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा जी? इंक्रीज हो रही है। तो अब आप आगे से याद रखोगे कि सर किसी भी एल्कीन के अंदर अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। और आप बचपन से एक कहानी पढ़ते हुए आ रहे हो कि सर बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बात आप जानते हो। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? तो अगर आपने बॉन्ड लेंथ की कहानी को समझ लिया तो बेटा जी बॉन्ड स्ट्रेंथ की कहानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाने से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और बेटा जी जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमने एक साथ दो चीजें सीख ली। सर बॉन्ड लेंथ की कहानी भी सीख ली और बॉन्ड स्ट्रेंथ की कहानी भी सीख ली कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और बॉन्ड लेंथ की क्या कहानी है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो 3 चीजें देखी, स्टेबिलिटी देख ली, बॉन्ड लेंथ देख ली और बॉन्ड स्ट्रेंथ देख ली। अभी 2 चीजें और रह गई सर, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो वो दोनों चीजें मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप इसे लिख लो, मैं रफ करता हूं इसे, ठीक है। चलो देखो, अब अगर हम बात करें बेटा जी एल्कीन के अंदर, तो अभी एल्कीन के अंदर 2 सवालों के जवाब और चाहिए हमें। हीट ऑफ कंबशन की कहानी जाननी है हमें, या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मुद्दा समझना है हमें। ध्यान से देखो, तो ये जो मेरे पास एल्कीन है, ये जो बेटा जी मेरे पास एल्कीन है, इस एल्कीन में मैं पहले आपको हीट ऑफ कंबशन की कहानी दिखाता हूं। हीट ऑफ कंबशन की कहानी दिखाता हूं कि आप कैसे 2 एल्कीन के हीट ऑफ कंबशन को रिलेट कर सकते हो। ध्यान से समझो कि हीट ऑफ कंबशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा जी, कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एल्कीन है, आपके पास 1 मोल एल्कीन है, और उस 1 मोल ऑक्सीजन को आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो उसके बर्न करने से जितनी हीट रिलीज होती है दैट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन।
ठीक है, जो भी कहानी है, यहां पे आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। वही हमारे पास क्या है, हीट ऑफ कंबशन। अब सर इससे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी का तो कुछ पता नहीं चला, तो ध्यान से देखो कि अगर हीट ऑफ कंबशन मुझे रिलेट करनी है दो एल्कीन की बेटा जी, तो हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, directly proportional to the molecular mass and inversely proportional to the stability। ये देखो ध्यान से समझो कि heat of combustion अगर आपको रिलेट करनी है तो heat of combustion is directly proportional to the molecular mass and inversely proportional to the stability। सर कैसे, ये तो आपने एक बात लिख दी, याद करनी पड़ेगी, नहीं, ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास कोई भी 1 मोल एल्कीन है, आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करनी है, तो जिसका मोलर मास या जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसको हीट जब आप करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां से हीट भी जो होगी बेटा जी वो ज्यादा रिलीज होगी। तो यहां पे ये तो क्लियर है कि सर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज क्या है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी वो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा रिलीज करेगा। भाई सीधी सी बात है, आप स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के रिगार्डिंग। सर जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो स्टेबल ज्यादा होगा, और जो स्टेबल ज्यादा होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन क्यों करेगा। जो चीज स्टेबल है वो अनरिएक्टिव है, और अनरिएक्टिव है तो बेटा जी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगी, और ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन नहीं करेगी तो हीट रिलीज नहीं होगी, और हीट रिलीज नहीं होगी तो बेटा जी हीट ऑफ कंबशन भी क्या रहेगा आपका, कम रहेगा। इसलिए अगर हीट ऑफ कंबशन की बात करनी है तो वो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, या फिर अगर आपकी एल्कीन्स हैं वो एल्कीन्स आपकी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी अनस्टेबल। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास ये एल्कीन है एक, और बेटा जी एक आपके पास ये एल्कीन है, और तीसरा एग्जांपल दे दिया मैंने कि आपके पास ये एल्कीन है। अगर मैं पूछूं कि इसमें एक्सप्लेन करो कि किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, तो बेटा जी एल्कीन एल्कीन एल्कीन, यहां पे तीनों कहानी है, लेकिन आप जान रहे हो कि इसका मोलर मास कम है, इसका मोलर मास बढ़ गया, क्योंकि देखो कार्बन बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है कि मोलर मास बढ़ेगा, और इसका मोलर मास और बढ़ गया, तो इसे हीट जब करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो यहां से सबसे ज्यादा हीट निकलेगी, और इसमें से उससे कम, तो बेटा जी सबसे कम हीट यहां से रिलीज होगी। और स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको सीधा सीधा पता है, आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो सर, हीट ऑफ कंबशन की बात होगी, इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रफ करता हूं मैं। हीट ऑफ कंबशन हमने देख लिया सर, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों है ये भी मैंने समझा दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो हम बात करने वाले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, वही है बेटा जी कि अगर आपके पास कोई एल्कीन है, 1 मोल एल्कीन है, और उसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो, तो वहां पर जो हीट का लेना देना रहता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब कहानी क्या है, ये आपके पास सपोज दैट कि इस तरीके की कोई एल्कीन है, और आपके पास हाइड्रोजनेशन में क्या है कि बेटा जी आपको हाइड्रोजन का क्या करना है, एडिशन करना है। तो जो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो भी दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो बेटा जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, और दूसरा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। ये ही दो फैक्टर्स है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। अब सर अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे पाई बॉन्ड, तो उससे हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा कैसे होगा। भाई दिमाग लगाओ, अगर एक एल्कीन है, एक एल्कीन के पास ये अगर डबल बॉन्ड है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, और अगर मैं क्या करूं कि एक ऐसी एल्कीन ले लूं जिसके पास मान लो कि 2 डबल बॉन्ड है, तो बेटा जी जब हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो यहां पर 2 बार हाइड्रोजन जुड़ेंगे और यहां पर 1 बार हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो जब हाइड्रोजनेशन का एडिशन ज्यादा होगा तो वहां पर हीट का या एनर्जी का लेना देना भी ज्यादा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपकी डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। स्टेबिलिटी का सेम फंडा, भाई स्टेबिलिटी का अगर एल्कीन स्टेबल है
तो वो रिएक्शन नहीं करेगी हाइड्रोजन से, नहीं करेगी तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो ये बात आप याद रखना, चाहे तो हीट ऑफ कंबशन हो या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो, दोनों स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर डिपेंडेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कम होगी तो हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा होगा। बाकी एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है कि हीट ऑफ कंबशन में आपको देखना होता है मोलर मास का कॉन्सेप्ट, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपको देखना होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो जितनी भी ये कहानी है एल्कीन को लेके ये हमने समझ ली। इसके बाद एक और छोटा सा डिस्कशन है हमारा लेके बेटा जी, किसको? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को लेके। वो और समझते हैं तो हमारा क्या होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं, लेकिन आपके लायक इसका काम पूरा हो जाएगा। बाकी कंप्लीट के लिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बहुत कुछ है, हमें नहीं पढ़ना। हमारे काम की जितनी चीज थी वो मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दी। अब देखो कि अगर मैं स्टेबिलिटी, ध्यान से समझो, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करूं, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करूं तो सर कैसे हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं? ध्यान से समझो, यहां पर क्या है बेटा जी, यहां पे अगर मैं आपको मुद्दा दिखाऊं तो ये मेरे पास कार्बोकेटायन, यहां पर आपने एक CH3 लगाया, यहां पर आपने एक CH3 लगाया, यहां पर आपने एक CH3 लगाया। आप जानते हो सर दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहां पर अगर मैं CH3 और यहां पर भी CH3 लगा दूं, यहां पर आपका एक हाइड्रोजन और यहां पे कार्बोकेटायन बना दिया, तो बेटा जी ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ध्यान से समझो। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 3 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, आप बता दोगे, क्योंकि आपने इंडक्टिव इफेक्ट में सीखा है कि सर 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कैसे? क्योंकि सर इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इनका प्लस आर इफेक्ट होता है, और जितना ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होगा उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर खुश होगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो बेटा जी यहां से 3 लोग हैं इस इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यहां पर सिर्फ 2 लोग हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अब मैं इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। आप इस देखो कि ये जो sp2 कार्बन है इसका अल्फा अल्फा अल्फा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो सर इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके अकॉर्डिंग देखूं तो देखो 336 अल्फा हाइड्रोजन है। और आप जानते हो कि सर जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो आंख बंद करके आप ये निशान लगा दीजिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ये तो इंडक्टिव भी इस बात को कहता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी बेटा जी इसी बात को कहता है। चलो देखो एक एग्जांपल और कराता हूं मैं। मेरे पास ये बेंजीन रिंग और यहां पर क्या है बेटा जी, एक CH3 है, ठीक है, यहां पर आपका एक कार्बोकेटायन, ध्यान से समझो। उसके बाद यहां पर मेरा ये मैंने बनाया दूसरा, यहां पर आपका CH3 है और कार्बोकेटायन बना दिया मैंने यहां पर। तीसरा एग्जांपल है मेरा, तीसरे एग्जाम्पल को अगर मैं समझूं तो बेटा जी ये आपका यहां पर हाइपर CH3 है और कार्बोकेटायन बना दिया मैंने यहां पर। मतलब एक बार ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोकेटायन, एक बार मेटा पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। अब मैं कह रहा हूं कि इसे आप A मान लो, ये आपका B है और ये आपका C है। आप इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दो कि सर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो बेटा जी पहले कि ये जो मेरे पास कार्बोकेटायन है जिस कार्बन पे, ये sp2 हैगा। अब अगर हम देखें ये आपके पास कार्बोकेटायन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, ध्यान से देखो। और अगर मैं इस वाले CH3 को देखूं तो ये कैसा है, sp3। इसके एडजेसेंट वाला कार्बन कैसा है सर, sp2। और जो sp3 है उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेटा जी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब एक बात देखो कि सर यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है, ध्यान से समझो, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो बेटा जी +H शो करता है। प्लस कौन सा, +H। हाइपर कॉन्जुगेशन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देगा, रिंग को देगा, और रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट करेगा, ध्यान से समझो। और दूसरी चीज सर इसका +I इफेक्ट भी है, दोनों इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब +H भी है जो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इसको, और इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के मूवमेंट के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। यहां पर भी सेम कहानी है कि सर +H है और +I है। ऐसा लग रहा है भाई, ऐसा ही लग रहा है कि यहां पर होगा, लेकिन आप याद करो कि जब रेजोनेंस मैंने पढ़ाया था, रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वर्क करता है, मेटा पे नहीं करता। और आप बेटा जी जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना के देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि सर यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क नहीं करता। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की भी कंडीशन है। अगर बेंजीन टाइप की बात करेंगे तो सर ये भी ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे ही वर्क करता है, इन्हीं दो पोजीशन पे। तो सर यहां पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो पैरा पे तो करेगा, तो सर यहां पे भी प्लस एच इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट है। तो अगर यहां पे प्लस और प्लस एच और प्लस आई क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। यहां से भी प्लस एच प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, और यहां पर बेटा जी सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। अगर मैं अब स्टेबिलिटी की, अब देखो अगर कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो स्टेबलाइज होगा, जहां से ज्यादा मिलेगी वहां से ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अब अगर मैं यहां की बात करूं, आप जानते हो कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो जितना यहां पर है उतना ही पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट को मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था बेटा जी ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसकी कहानी डिस्टेंस पर जाकर अटक जाती है। डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो यहां पे क्या है कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन यहां तो सेम रहेगा, मतलब जितनी सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां देगा उतनी ही यहां देगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा जी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसे दे देगा इसे नहीं दे पाएगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये देखो बेटा जी ए आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद अगर बी और हम सी की बात करें तो बी और सी में आपको पता है सर बी के पास तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, लेकिन सी के पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो आपका सी आ जाएगा। और सबसे कम स्टेबल जो होगा बेटा जी वो आपका बी होगा। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चंस किए जाते हैं। एक लेक्चर में आपके लिए और लेकर आऊंगा जिसमें मैं तीनों जितने भी इफेक्ट्स हैं इनकी प्रॉब्लम कंबाइंड मिसलिनियस टॉपिक से पढ़ाऊंगा। वहां पर हम सारे कंपाउंड्स में देखेंगे कि कौन सा इफेक्ट है, कहां पर कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा। वो सारी कहानी जितनी भी हमने पढ़ी है उस लेक्चर में हम अप्लाई करेंगे। तो आने वाला जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी होने वाली है। तो आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज जो भी तुम्हें पढ़ा हो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।